નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો GTN ન્યૂઝ। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો GTN ન્યૂઝ। આજે એક વ્યક્તિ વિશેષ સાથે વાત કરીશું કે જે છે પસમંદા મુસ્લિમ સમાજ ઉત્થાન સમિતિના જે પ્રમુખ જે છે તેઓની સાથે વાત કરીશું અને જાણીશું કે તેઓ મુસ્લિમ માટે કયા પ્રકારની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે છે અને જે હજ કમિટી જે છે એના પૂર્વ સભ્ય પણ છે અને આખા ગુજરાતમાંથી અને આખા ઇન્ડિયામાંથી જે લોકો હજ પડવા જઈ રહ્યા છે તે લોકોને જે સમસ્યા હોય છે તેનો પણ સમાધાન કરવાની કામગીરી ઇમરાનભાઈ કરી રહ્યા છે અને આજ ઇમરાનભાઈ સાથે આપણે વાત કરીશું। ઇમરાનજી, बताइए कि क्या माशाल्लाह बहुत अच्छे आपने आज जो है सवाल पूछे हैं और आपका चैनल जो है वो अपने गुजरात का एक प्रमुख चैनल है और आपके माध्यम से कोई भी अगर जो है यहाँ से सवाल जवाब होंगे तो हमारा पूरे 6 करोड़ जो गुजरात की जनता है वो भी देखेगी और जागरूक भी होगी। हमारे यहाँ पर आने का कल मकसद ये था कि हमारी पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ जो है वो पूरे देश भर में जो है जो हमारे पसमानदा मुस्लिम है, बख्शी पंच मुस्लिम है, OBC मुस्लिम है, उनके उत्थान के लिए जो है हम काम करते हैं पूरे देश में। और हमारे पिछले जो है 1 साल से लगातार जो है गुजरात के भी सभी ज़िलों में हमारा प्रवास भी होता है और हमारे साथ हमारे गुजरात के जो प्रमुख हैं सुलेमान भाई गढ़िया जी वो भी हमारे साथ आए हैं। तो कल हमने एक बहुत ही एक अच्छा एक शानदार एक कार्यक्रम जो है हमारे रमजानी भाई जुजैरा साहब उन्होंने जो यहाँ पर एक किया था जिसमें हम मुख्य अतिथि की हैसियत से और सुलेमान भाई विशिष्ट अतिथि की हैसियत से यहाँ पर हम शामिल हुए थे और उनको हमने अपने संस्था के पूरे गुजरात के उप प्रमुख की जिम्मेदारी दी है और यहाँ के ज़िले के भी जो है वो नियुक्तियाँ हमने की हैं संगठन की, जिससे आने वाले दिनों में जो भी यहाँ के जो पसमानदा मुस्लिम है और बख्शी पंच के मुस्लिम हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं तो उनको मतलब जो है सरकार से जाकर उठाने का काम करेंगे। उनकी कुछ भी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करने का हमारी जो संस्था है वो काम करती है, वो एकदम ब्रिज का काम करती है, एक पुल बनने का समाज के साथ और सरकार के साथ मिलकर काम करने का करती है। क्योंकि किसी भी समाज का विकास जो है वो तभी संभव है जब उसमें जो सरकारी योजनाएं शामिल होंगी और हमारी सरकारों की जो डबल इंजन की सरकार है, बल्कि आपके गुजरात में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, सभी नगर पालिकाओं में भी उसके जो है चेयरमैन हैं या मेयर हैं और यहाँ पर जो है राज्य सरकार भी है, ऊपर केंद्र सरकार भी है। तो वो योजनाएं कैसे जो है हमारे समाज में पहुँचे हैं और लघुमती को उसको कैसा फ़ायदा हो वो काम करने के लिए हमारा ये संगठन जो है काम करता है। दूसरा, आपने कुछ हज कमेटी से रिलेटेड मेरे से सवाल पूछा है। मैं पूर्व सदस्य हज कमेटी ऑफ इंडिया हूँ, तो उस नाते जो है मेरा हाजियों से काफ़ी जो है एक नज़दीकी रहती है और मैं पिछले 15 साल से जो दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वहाँ पर हाजियों की खिदमत करता हूँ और उसी का अल्लाह ने मुझे सिला दिया था कि मुझे 2016 में जब उस टाइम हज कमेटी विदेश मंत्रालय में थी और हमारी बहुत ही लोकप्रिय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, तो उन्होंने मुझे हज कमेटी का सभ्य बनाया था और मैं लगातार 2020 तक जो है वो उस ओहदे पर कायम रहा और हम लगातार हाजियों की अपने दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हम उनकी खिदमत करते थे। और मैं लगातार 2017, 2018, 2019 में सऊदी अरब की सरजमीन पर जाकर मुझे हज करने का भी मौका मिला और वहाँ पर भी मैंने हाजियों की बहुत बेइंतहा हम सब ने खिदमत की। और अभी इस साल जो है कुछ ऐसी समस्या जो है इसलिए आई कि पिछले साल जो है हमारे जो पूरे देश से जाने वाले जो है जो हवाई जहाज़ के पॉइंट थे वो 11 पॉइंट थे, तो उनको हमारे जो है सभी समाज के जो है पूरे देश के अपनी अपनी सरकारों के माध्यम से केंद्र सरकार को भी उन्होंने जो है ये आह्वान किया कि हमारे यहाँ के जो एम्बार्केशन पॉइंट थे, जैसे आपको मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ, जैसे हमारे मध्य प्रदेश से भोपाल से जाते थे, इंदौर से जाते थे और कुछ वहाँ के जो है नागपुर से निकट वाले जो 7-8 ज़िले थे वो नागपुर के एम्बार्केशन पॉइंट से जाते थे। तो उन्होंने सब ने डिमांड करी, गोवा वालों ने डिमांड करी, हमारे उधर जो है बिहार के हाजियों और वहाँ की सरकार ने डिमांड करी कि हमारा जो गया का एम्बार्केशन पॉइंट है वो भी चालू करो। लेकिन हमने 22 एम्बार्केशन पॉइंट जो हमारी सरकार ने वो चालू करे इस साल, फार्म में भी उनकी डिटेल लिखी और जो पिछले साल का एक टेंटेटिव किराया होता है वो भी फार्म में उसमें डाला था और हाजियों को एक पहली दफ़ा और लिबर्टी दी
कि भाई आप कोई भी 2 एम्बार्केशन अपनी निकटवर्ती जो चुन सकते हो। तो जिन जिन हाजियों ने इस साल अपने नज़दीकी एम्बार्केशन पॉइंट चुने, जैसे मुझे दिल्ली का मालूम है, जैसे हमारे यहाँ श्रीनगर में भी जो एम्बार्केशन पॉइंट है वहाँ से हाजी जाते हैं, लेकिन जो जम्मू क्षेत्र के हाजी थे उन्होंने जो है वो दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट को चुना, क्योंकि उन दोनों के किराए में लगभग 50,000 का अंतर था। तो वहाँ के लगभग जो है 500 के आसपास जो हाजी थे वो हमारे दिल्ली से जा रहे हैं, तो उनको जो दिल्ली का किराया था वो देना पड़ा। और बिहार के जो है लगभग 200 के आसपास जो हाजी हैं वो रहते मतलब जो दिल्ली में थे, लेकिन उनके पासपोर्ट वगैरह जो थे वो उनके बिहार के बने हुए थे। तो उन्होंने बिहार की हज कमेटी में उनको दरख्वास्त दी, जहाँ का पासपोर्ट होगा वहाँ के आदमी देगा, लेकिन उन्होंने एम्बार्केशन पॉइंट जो है गया की बजाय दिल्ली को चुना, तो उनका दिल्ली में कर दिया। तो वो पहली दफ़ा इतनी मतलब आज़ादी जो है हाजियों को दी कि वह आप 2 एम्बार्केशन पॉइंट जो है जब आप फार्म फिलअप करोगे, फार्म भरोगे, तो उस टाइम पर आप जो है वो भर सकते हो। तो हमारे मतलब जो है जो गुजरात के हुजाजे किराम थे, तो उनको भी हमने ये आज़ादी दी थी कि वह आप जो है अपना अहमदाबाद का एम्बार्केशन पॉइंट भी चुन सकते हो और मुंबई का भी चुन सकते हो। तो उन्होंने जो है वो अहमदाबाद का ही जो है, मुझे नहीं लगता कि 10, 20, 50 ने भी, अगर किसी ने सूरत के आसपास के वाले ने अगर हो, तो वो मेरी नॉलेज में नहीं है, तो वो ज़रूर मुंबई से जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने जो है चुना। और चुनने के बाद में, क्योंकि जब फार्म पूरे जो है भर कर आ जाते हैं तो एक टेंटेटिव पता लग जाता है कि अहमदाबाद से इतने हाजी गुजरात को ने हमें फार्म भरे और इतने आदमियों की मतलब जो दरख्वास्त जो है वो कबूल हुई या उनके मंजूरी आई, तो उस हिसाब से जो एयरलाइन का टेंडर होता है। फिर वो एयरलाइन के टेंडर के लिए जो है वो सब ऑनलाइन जो है वो टेंडर जो है, क्योंकि आजकल डिजिटल मोड पर ही ज़्यादातर जो है टेंडर होते हैं, अभी पेपर वगैरह में कम दिए जाते हैं, उसी मोड पर रहते हैं। तो हमारा वो टेंडर जो है वो निकाला गया। और फिर जो है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है जो सऊदी गवर्नमेंट है और तमाम मतलब जो देशों की जितनी भी सरकारें हैं, तमाम मुल्क हैं, उनका और सऊदी गवर्नमेंट का आपस में MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है कि 50% जो है वो सऊदी नेशनल कैरियर जो है वो उस देश के एयरलाइन से लेके जाएगा और 50% जिस देश के हाजी हैं उसके कैरियर लेकर जाएंगे। तो किसी भी मतलब जो है बाहर की एयरलाइन को इजाज़त नहीं होती। और उसका मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि 2014 से जो पहले है, हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी 2004 से 2014 तक की सरकार थी। अगर ये संभव होता तो वो ग्लोबल टेंडर की जो आज सब बात करते हैं, तो उनके उन 10 साल की सरकारों में भी होता। उससे पहले जो है 1991 से लेकर 1996 तक, उस टाइम भी जो है नरसिंह राव जी की सरकार थी। अगर ग्लोबल टेंडर तब भी संभव होता तो तब भी वो करा सकते थे। हाँ, तब तो मैं उसको मानता कि उन्होंने ग्लोबल टेंडर कराया था और हमारी सरकार ने आके बदल दिया, तो हमारी मतलब गलती होती। लेकिन क्योंकि हर आदमी को जो है वो उतनी नॉलेज नहीं होती, उतना उसमें डेप्थ में नहीं जाता, गहराई में नहीं जाता, आपस में बात करी हुई को ही वो सच्चाई मानता है। और जो लिखत में कोई चीज़ होती है वो अलग होती है, और ज़बानी जमा खर्च में लिप सर्विस करना एक अलग चीज़ होती है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है 2 सरकारों के बीच में, वही चीज़ मानी जाती है, उसका कोई आदमी जो है उल्लंघन नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ जो नेशनल कैरियर सऊदी के हैं वो 2 हैं, एक सऊदी एयरलाइन है, एक उनकी जो है वो फ्लाई एयरनेस, जो फ्लाई नेस एयरलाइन है वो है। और बाकी हमारे यहाँ की सरकार, हमारे यहाँ के देश की जो एयरलाइन है, विस्तारा है, गो है, इंडिगो है, वो जिस आदमी ने टेंडर भरा उन आदमियों का अगर जो है जो लोएस्ट होता है, और आपको जानते ही हो कि अपने यहाँ क्या पूरी दुनिया में जो टेंडर का प्रोसीजर है, किसी भी जगह के लिए 3 आदमी उसमें बिडिंग करेंगे, तो उनकी बिडिंग चेक करके कौन आदमी उसका कैपेबल है ले जाने का और किसका रेट सबसे कम है, तो वो मतलब जो टेंडर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ हर एम्बार्केशन पॉइंट के वो टेंडरिंग हुई, और उनमें जिन जिन एयरलाइंस ने जिनका कम रेट था वो रेट पे मतलब जो है वो उनका फाइनल हुआ। लेकिन उसमें कुछ एम्बार्केशन पॉइंट का गो एयर ने भी भरा था, बाद में कुछ प्रॉब्लम आई कि गो एयर जो है वो उनको ले जाने को हमारे हाजियों में सक्षम नहीं है। तो फिर हमारी सरकार और सऊदी सरकार ने आपस में जो है, हमारी जो वज़ीर हैं अक़लियतों की, माइनॉरिटी अफेयर्स की, उन्होंने और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जो सऊदी गवर्नमेंट से रब्ता करा, उनके विदेश मंत्री से और वहाँ के बादशाह से, और उन पर ये प्रेशर करा कि भाई आप जो है जो गो एयरलाइन वाले भी हैं
वो भी ज़्यादातर एम्बार्केशन पॉइंट जो है वो सऊदी एयरलाइन लेकर जाए, तो जो रेट उनका था उसी रेट पर बाउंड करा। और जैसे अहमदाबाद का पहले गो के लिए हुआ था, लेकिन बाद में फिर वो उससे पीछे हट गया, तो सऊदी एयरलाइन को वो एम्बार्केशन पॉइंट का दिया गया। तो जो सरकार है वो दो सरकारों के बीच का मामला है, ये किसी भी एक सरकार का कभी नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पर प्रोसेस सिर्फ जो है फार्म भरने का होता है। हाजियों का जो एक्चुअल में तो खर्चा जो है वो सऊदी अरब का खर्चा होता है, वहाँ की बिल्डिंग का खर्चा होता है, वहाँ के और टैक्सेस पहले 5% लगते थे, लेकिन उन्होंने कोरोना के बाद में वो 18% कर दिए। तो दूसरी सरकार के आपको टैक्स को तो मतलब जो पे करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से जो इस साल जो है पुराने के मुकाबले हज महंगा हुआ। और ये दो सरकारों का मामला नहीं होता। अगर आप कहीं भी विदेश में जाएंगे तो जैसे ही आप वहाँ के एयरपोर्ट से उतर के जाएंगे तो हर चीज़ आपको उस देश की एप्लीकेबल होगी। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो आपकी एयरलाइन किसी से भी जाएंगे एयरपोर्ट से निकलने के बाद में, अगर वहाँ के आप टैक्सी से आप डेस्टिनेशन पर जाएंगे, वहाँ के होटल में जाएंगे, तो सारे कवायद और कानून जो है वो सारे के सारे उस मुल्क के आपको मतलब जो लेने पड़ेंगे। वो यहाँ की सरकार का उसमें कुछ चलने वाला नहीं होता। वो खाली वीज़ा भी की भी फीस जो वो लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने वहाँ पर महंगी कर दी है। मेन बात सर ये है कि भारत के मुसलमानों से ज़्यादा गुजरात के मुसलमानों को जो हज कमेटी का जो पैसा होता है वो ज़्यादा देना पड़ता है। मेन बात ये है कि हमारे गुजरात में सबसे ज़्यादा अहमदाबाद से हज यात्री करने जाते हैं, उसके बाद में दूसरा नंबर हमारे ज़िले का आता है पंचमहाल ज़िले का। और मेन बात ये है कि हर हज यात्री को 60 से 70 हज़ार रुपया ज़्यादा भरना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? मैं जैसे अभी आपको बताया कि आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं कि ज़्यादा भरना पड़ता है, तो ये बिल्कुल अलग तरीके का आपका सवाल है। मैंने आपको बहुत डिटेल में, क्योंकि आपका चैनल जो है ज़्यादातर जो है गुजरात के हर जगह पर जाता है, तो इसलिए मैंने डिटेल में बताने की कोशिश की। तो जो एयरलाइन के टेंडर में जो पैसे होते हैं मुंबई में इसलिए मतलब सस्ता होता है कि वहाँ पर जो है 500 हाजी को लेकर बड़ा एयरक्राफ्ट जाता है, यहाँ पर वो 300 हाजी को लेकर जाता है। तो उन दोनों में मतलब जो है खर्चा जो है उस कम वाले में, अब जैसे बहुत सारे एयरपोर्ट हैं वहाँ पर, इसलिए श्रीनगर है, श्रीनगर में जो है वो 200 से ज़्यादा जो है उसकी कैपेसिटी नहीं है हवाई जहाज़ की ले जाने की, तो ऑटोमेटिकली उसका किराया महंगा हो जाएगा। तो ये कोई जो है आपके सवाल के हिसाब से कुछ भेदभाव की बात मुझे लग रही है, जबकि ये सरकार का काम जो है वो बहुत ही मतलब जो है ईमानदारी से उस प्रोसेस को अपनाना होता है। वो किसी के लिए भी भेदभाव का मैटर नहीं होता है। जैसा मैंने ये बताया, अगर हमारे गुजरात के जो है हुजाजे किराम अगर वो ऑप्शन सारे के सारे मुंबई भरते तो अहमदाबाद का तो टेंडर ही नहीं हो, तो सब मुंबई से जाते। लेकिन हमारा क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई मेरे को तो गुजरात का हाजी हूँ, तो मुझे नज़दीक अहमदाबाद पड़ेगा, तो मैं तो अहमदाबाद भरूँगा। तो उस तरीके से उन्होंने उस नज़रिए से वो दूसरा ऑप्शन जो था वो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। अगर वो उसको अप्लाई करते तो उनको मुंबई से ही भेजा जाता। अभी जैसे मैंने आपको मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया था, अभी सब जो है जैसे ही वहाँ का किराया महंगा हुआ, 50-60 हज़ार रुपये का जो है मुंबई में और उनमें अंतर हुआ, तो उन्होंने तत्काल जो है वो उसकी डिमांड करनी शुरू कर दी, नहीं जी हम तो मुंबई से ही जाते। जबकि उनकी डिमांड पे ही वो वहाँ का एम्बार्केशन पॉइंट गवर्नमेंट ने खोला था। उन्होंने सब मेमोरेंडम दिए थे, पीओ में भी भेजे थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी उन्होंने रब्ता किया था। और वहाँ के जो एमएलए आरिफ मसूद साहब हैं वो भी मतलब जो हमारे मित्र पार्टी के ही एमएलए हैं, तो उन्होंने मतलब जो सबसे ज़्यादा डिमांड की थी, सब जगह लिख कर भी दिया था। पिछले साल मुझे भी वो मिले थे, मैं गया था मुंबई से, तो तब उन्होंने बोला था यार हमारा तो जो है वो मुंबई की बजाय आप वापस ही वो करा देना अगले साल। तो उनकी सबकी डिमांड पर वो एम्बार्केशन पॉइंट बहाल किए गए थे। लेकिन ये कोई भी चीज़ जो टेंडर का प्रोसेस है वो किसी सरकार के हाथ में नहीं होता, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, ओपन होता है। जो भी उसमें बिडिंग आती है, जो भी उसमें मतलब जो है वो बिड आती है, जिस जो लोएस्ट रेट होता है, जो भी एयरलाइन L1 होगी उसी को दिया जाता है। તો આ હતા પસમંદાના પ્રમુખ કે જે મુસ્લિમ સમાજ માટેની કામગીરી કરી રહ્યા છે, હજ યાત્રીઓ માટેની કામગીરી કરી રહ્યા છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક મુસ્લિમ સમાજને કેવી રીતે ફાયદો થાય કે કેવી રીતે સરકાર સાથેની સાંઠગાંઠ બની રહે તે માટેની કામગીરી આમના દ્વારા થઈ રહી છે। આવનારા દિવસોમાં જે લોકો હજ પડવા જવાના છે તેઓના નિયમ અને કાયદા થોડાક બદલાયા છે, પરંતુ
દેશ કરતાં ગુજરાતના જે મુસ્લિમ જે છે તેઓને ભાડું 100% વધારે ચૂકવવું પડે છે, 60,000 થી 70,000 રૂપિયા વધારે ચૂકવવું પડે છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક પોલિસી સરકારની સાથે સાંઠગાંઠની છે. કેમેરા પર્સન રમજાની મીઠા સાથે શાર્દુલ ગજ્જર, GTN ન્યૂઝ, ગોધરા.